इस प्रोग्राम में कुछ महीने से हम ये बात करते रहे हैं कि नेतन्याहू की सरकार जाने वाली है इसराइल के अंदर बाइडन के आने के बाद, और इंडिया में भी मोदी जी की सरकार के ऊपर खतरे के बादल मंडला रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू दोनों ट्रंप के ज़ाती दोस्त रहे हैं, और ट्रंप और बाइडन की दोस्ती ऐसे रही है जैसे इंडिया और पाकिस्तान या फिर इसराइल और ईरान। मेन रीज़न ये है कि इंसानी हुकूक और ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड के ख़िलाफ़ चीन का एक केस बिल्ड करना चाह रहे हैं बाइडन कि चीन अपनी मुसलमान अवाम पर जुल्म कर रहा है, ये केस बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर फिर नेतन्याहू और मोदी कहाँ से फिट होंगे? इनकी तो सारी ज़िंदगी एंटी मुस्लिम सियासत करते हुए गुजरी है। अगर ये दोनों अमेरिका के इत्तेहादी होंगे तो चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका किस मुंह से केस बिल्ड कर रहा होगा? चीन ये ड्रामा पहले से ही भांप चुका है, और इसको काउंटर करने के लिए आप देख रहे होंगे कि मिडल ईस्ट हो या कश्मीर हो, चीन एक प्रो मुस्लिम स्टांस लेते हुए आपको नज़र आता है। अभी जो गज़ा के अंदर इसराइल हमास जंग हुई थी, इसके अंदर भी आपने देखा कि रूस के साथ साथ चीन ने भी मुकम्मल तौर पर प्रो पैलेस्टाइन स्टांस लेकर रखा था। मुस्लिम दुनिया में अपना बेहतरीन इमेज बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। असल में दुनिया में बड़े लेवल पर ये खेल शुरू हो चुका है। चीन को ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन के चक्कर में वो उसके अपने लोगों पर तो नहीं ला सकते ना। इस चक्कर में वहाँ तो अमेरिका से ज़्यादा खुशहाल हैं लोग चीन के अंदर, जो लोकल चीनी आबादी है वहाँ की। अलबत्ता जिंगजियांग सूबा जो है, जो कि तुर्कस्तान, जिसे पुराना तुर्कस्तान कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। इसको लेकर एक केस बन सकता है ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि ये बाकी चीन से मुख्तलिफ है मज़हब की वजह से। तो बाइडन आपको आते ही ह्यूमन राइट्स के चैंपियन के तौर पर नज़र आ रहे हैं। कभी वो रूस को तड़ी लगाते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर, कभी वो चीन को लगाते हैं, लेकिन टारगेट चीन है बाइडन का। बाइडन साहब कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर। यही तो अमेरिका है, ह्यूमन राइट्स ही तो अमेरिका है। तो क्या उनको इस कदर दर्द है ह्यूमन राइट्स का? नहीं। जितने बेगुनाह लोग अमेरिकी जंगों में मरे हैं दुनिया के अंदर, शायद ही किसी सुपर पावर ने इतने लोग मारे हों। हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के दो बड़े शहर थे, इनका नामो निशान ही ख़त्म कर दिया गया वहाँ के लोगों के समेत। तो वहाँ जो रहने वाले लोग थे, आखिर इनका क्या कसूर था? पूरे के पूरे शहर उड़ा दिए गए। असल में चीन पे एक केस बन रहा है जिंगजियांग के मुसलमानों के वजह से, जैसे कि हमने आपको कहा। इसीलिए अमेरिका को ह्यूमन राइट्स याद आए हुए हैं, और चीन भी ये बात समझते हुए मुस्लिम वर्ल्ड के फेवर में स्टांस लेते हुए नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा क्रिएट करके चीन के ख़िलाफ़, और फिर उसको चीन से बाहर भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं इनके अंदर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बड़ा आसान है अमेरिका के लिए, स्पेशली BRI वाले मुल्कों में। तो चीन भी ये सारे ड्रामे जानता है। अब इस पे इसराइल का मीडिया देखें क्या लिखा है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के एक टॉप के मीडिया आउटलेट्स में से एक है इजराइल हियोम। इन्होंने लिखा है कि इज़ चाइना बिकमिंग प्रो मुस्लिम? चीन को क्या हो गया है? क्या चीन प्रो मुस्लिम बन गया है? और ये लिख रहे हैं कि बीजिंग हैज़ टेकन ऑन द रोल ऑफ डिफेंडर ऑफ मुस्लिम्स। ओहो, मुसलमानों का डिफेंडर बन के उभरा है चीन। ये क्या हुआ है? ये क्या होने लगा है दुनिया में अचानक? इसराइल का मीडिया ये लिख रहा है। अच्छा, इंडिया के अंदर जो बेवकूफ़ भक्त बैठे हुए हैं, ये आलमी हालात को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये अभी तक उसी दुनिया में रह रहे हैं, 2001 वाली दुनिया में। ये देखने से कासर हैं कि दुनिया बदल रही है, और कोई भी मुल्क इस वक्त रेडिकल इस्लाम या वॉर ऑन टेरर और इस किस्म की जो बकवास किस्म की थ्योरीज थी, इन पे कोई भी बात नहीं कर रहा। क्योंकि जिस मुल्क अमेरिका ने यह ड्रामा शुरू किया हुआ था, वो खुद ही इसको डंप कर चुका है इन सारी थ्योरीज को। अब अमेरिका का मसला ये नहीं है, लेकिन इंडियन भक्त लगे हुए हैं अभी तक इस थ्योरी पे, जो कि आलमी सतह पर ख़त्म हो चुकी है। ले देकर सिर्फ फ्रांस कभी कभी आपको कोई बयान देता हुआ नज़र आता है, वरना अभी दुनिया में कोई भी मुल्क इस पुराने प्रोपेगेंडा पर कहीं भी आपको बात करते हुए नज़र नहीं आता। इसका रीज़न ये है कि मोदी जी की कुर्सी जो है ना, वो इस ड्रामे पर टिकी हुई है। जिस दिन इंडिया के अंदर से आपको सेक्युलर आवाज़ें आना शुरू हो गई, तो मोदी जी की कुर्सी हिल जाएगी। बीजेपी को मोदी जी की जगह कोई और चेहरा लाना पड़ेगा उस दिन, और इसके भरपूर चांसेस भी बहरहाल मौजूद हैं। वैसे जैसे अमेरिका ने नेतन्याहू की जगह दूसरा बंदा लाया है इसराइल में, कैसे हो गया वहाँ पर? ये सब कुछ अचानक हो गया ना, नेतन्याहू की जगह दूसरा बंदा आ गया वहाँ पे। तो ये इंडिया में भी हो सकता है। नाउ भक्त ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि साहब वहाँ तो इलेक्शंस हुए हैं कुछ हफ्ते पहले, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्शंस दूर हैं, दिल्ली दूरस्थ, 2024 में इलेक्शंस हैं, यहाँ पर कैसे हो सकता है? तो भाई इलेक्शन से पहले अनाउंस चेंज नहीं हो सकता क्या? क्या बीजेपी में दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं है?
तो क्या बीजेपी किसी को रिप्लेस नहीं कर सकती हाउस के अंदर? वहाँ की लोकसभा के अंदर किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते मोदी साहब की जगह पर? अगर ऊपर से आदेश आ गया तो ये मिनटों का काम है। आपको पता है ये जो नई सरकार बनने जा रही है इसराइल में, इसके अंदर चू चू का मुरब्बा है। यूँ समझेंगे इनके हार्ड लाइनर जो रबाइज हैं, जो कि ये चाहते हैं कि फ़लस्तीनी चले जाएं यहाँ से, हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, हम मस्जिद अक्सा गिराएंगे, हम थर्ड टेम्पल बनाएंगे, ये पार्टियाँ, ये मंशूर रखने वाली पार्टियाँ, और वहाँ के बर्गर बच्चे, मम्मी डैडी बच्चे जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है जिनको, सेक्युलर्स किस्म की जो पार्टीज़ हैं ना, ये और कट्टर जो हैं, ये सारे मिलके एक जगह आ रहे हैं, मिलके हुकूमत बना रहे हैं। यानी एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाद, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। क्यों? ये सारे वहाँ के मजहबी जुनूनी और सेक्युलर्स आपस में क्यों मिल रहे हैं? क्यों ये नेतन्याहू के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं अचानक से? क्योंकि ऊपर से वाशिंगटन वाले बाबा का आशीर्वाद आया हुआ है, इसीलिए ये सब हरकत, और इस हरकत की बरकत आपको नज़र आ रही है। ऐसी ही हरकत न्यू दिल्ली में भी तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक बाबा का आशीर्वाद नहीं आया। नेतन्याहू उधर से चिल्ला रहा है कि बेनेट, अच्छा बेनेट वो बंदा है जिसकी खुद की पार्टी के पास सिर्फ 6 सीटें हैं, 120 सीटों का ऐवान है इसराइल की असेंबली में, उसमें से सिर्फ इसकी 6 सीटें हैं। लेकिन अगला पीएम ये 6 सीटों वाला बंदा बनने जा रहा है, इसकी पार्टी के पास 6 सीटें हैं। क्योंकि अगर ये अपनी 6 सीटें नेतन्याहू के मुखालफों से मिला रहा है ना, तो 61 का नंबर पूरा हो रहा है जिससे हुकूमत बन सकती है। इसलिए इन्होंने इसको ऑफ़र दी है कि बेनेट हमारे साथ तुम मिल जाओ, 2 साल तक तुम प्राइम मिनिस्टर रहना, सितंबर 2023 तक। उसके बाद वहाँ की जो दूसरी बड़ी पार्टी है, ये शदद नाम है उसका, इसके सरबराह येर लापिड नाम का एक बंदा है, इसको पीएम बनाने के लिए ये सारे मिल गए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। अच्छा, बेनेट जो है ये खुद भी कट्टर यहूदी है, एक्सट्रीमिस्ट किस्म के ख्यालात रखता है, और येर लेपर्ड जो है ये थोड़ा सा सेक्युलर है, लेकिन दोनों मिल गए हैं। बिकॉज एज वी सेड, वाशिंगटन वाले बाबा का फरमान आया हुआ है कि अब ये 2 सालों से जो तुम लोगों ने ड्रामा लगा के रखा है ना, 4-5 इलेक्शन करवा चुके हो, 6-6 महीने के लिए हुकूमत बना रहे हो, उसको ख़त्म करो और एक नेशनल हुकूमत बना दो, कोई परमानेंट किस्म की। ये बार बार हुकूमतें गिराना बंद करो। इस पे नेतन्याहू चीख रहा है कि बेनेट ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो वादा किया था मुझसे बेवफा कि तुम कभी भी सेक्युलर्स के साथ नहीं मिलोगे, फिर तुमने ये क्या कर दिया है? अभी भी टाइम है, होश में आ जाओ और आ जाओ मेरे पास, मेरी पार्टी के साथ मिल जाओ। लेकिन बेनेट को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि 120 की असेंबली में उसके पास 6 सीटें हैं, फिर भी इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की ऑफ़र दी हुई है। तो ये कहाँ से आएगा नेतन्याहू के पास? ज़ाहिर है इसकी भी तो नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिशें होंगी कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, मेरे पास भी कई गार्ड्स हों, मेरा भी प्रोटोकॉल हो, कब तक वज़ीर बन के घूमता रहूँगा। तो इसने नेतन्याहू को ज़बान देकर ठेंगा दिखा दिया है कि नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। बाबा, वाशिंगटन वाले बाबा बड़ी पहुंची हुई चीज़ हैं। ये तो चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें हैं जो कि मिलके बाबा को फेस कर रही हैं, तभी काम चल रहा है। अदरवाइज़ अमेरिका अब भी एक बहुत बड़ी ताकत है, ये फूंक मार के अब भी दुनिया के अक्सर मुल्कों की सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ट्रंप के आखिरी दौर में अरब और इसराइली जो थे, ये दोनों मिल गए थे कि मिल के अमेरिका के प्रेशर डालेंगे, अगर बाइडन आ गया तो उस पर मिल के प्रेशर डालेंगे कि ईरान की डील मत करें। इतने अहम इत्तेहादी अमेरिका के, और ये दोनों मिल गए। लेकिन क्या हुआ? सबको चुप करा दिया अमेरिका ने, और डील हो रही है वहाँ पर ईरान के साथ। ये इनके पावर का छोटा सा नमूना है। तो अमेरिका आज भी एक बहुत बड़ी पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो संघर्ष कर रहे हैं दूसरी उभरती हुई पावर्स के खिलाफ, और इसमें मोदी जी या नेतन्याहू ये छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। जब तक इनकी नीड होगी चलाएंगे, और जब नीड नहीं होगी तो रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि नेतन्याहू को रिप्लेस करने जा रहे हैं। छोटी छोटी चालाकियाँ इक़्तिदार को सेव करने में चलती नहीं है कि जंग छेड़ दी कि शायद हम हीरो बन के निकलें इस जंग में से और इक़्तिदार बच जाए हमारा। आपने देखा ना अभी क्या हुआ गज़ा में। आपको क्या लगता है इस जंग को छेड़ने में नेतन्याहू का कोई रोल नहीं होगा? अगर इसराइल इस जंग के अंदर कोई कामयाबी हासिल कर लेता कोई बहुत बड़ी, तो इसका फ़ायदा नेतन्याहू को हो जाता, जिस वजह से ये स्टेप उनके गले पड़ चुका है वहाँ पर। वही मोदी वाला पुराना फार्मूला 2019 में मोदी जी ने भी यही कुछ किया था। बालाकोट वाला ड्रामा क्रिएट करवा दिया था कि पाकिस्तान को घुस के मारा है मैंने मित्रों, अभी मुझे वोट दो। और वहाँ भी जिल्लत भरी शिकस्त हुई थी इंडिया को कि पाकिस्तानी पब्लिक के हाथों। आप इमेजिन करें कि इंडियन पायलट को लाते, मुक्के, घूसे, चपेड़ें,
ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई। ये जो पाकिस्तानी पब्लिक मार रही है वहाँ के पायलट, इंडिया के पायलट को, लेकिन उसके बावजूद भक्तों को इंडिया के अंदर बसंती की तरह नाचने का टास्क लगा दिया गया कि नाचो और नाच नाच के फ्लोर तोड़ दो, ये इमेज बनाओ कि हम तो जीत चुके हैं। एंड दैट हेल्प्ड मोदी जी। इलेक्शन जीतने में मोदी जी को बड़ी हेल्प हुई थी इससे। नेतन्याहू ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है वहाँ पर, और वहाँ 2019 में भी इंडिया ने अपने हेलीकॉप्टर गिराए थे। यहाँ पर भी इसराइल के आयरन डोम ने अपने ही ड्रोन गिरा दिए हैं गज़ा में। लेकिन इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है पब्लिकली, वहाँ पर लोग शऊर रखते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि छोटी सी कम्युनिटी है, तो वहाँ पर इंडिया की निस्बत ज़्यादा अवेयरनेस है। तो ये ड्रामा वहाँ पर चल नहीं पाया, और इस एक्सरसाइज ने नेतन्याहू को कोई ख़ास फ़ायदा दिया नहीं, उल्टा हमास वाले वहाँ पर हीरो बन के उभरे। इसराइल को एक के बाद एक शौक मिलते जा रहे हैं, और इस सब का जिम्मेवार नेतन्याहू को माना जा रहा है। वहाँ आपको पता है अभी जो ह्यूमन राइट्स की तहकीकात के हवाले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन एक लाई थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि पास हुई थी, जिसमें इसराइल के फॉरेन ऑफिस के लोग ट्विटर पर पाकिस्तान को बुरा भला कहते हुए भी नजर आ रहे थे। इस रेजोल्यूशन की वोटिंग के वक्त इंडिया तो दौड़ा ही था, लेकिन साथ में क्या हुआ था, इसराइल का जिगरी दोस्त फिलीपीन, इसराइल का लंगोटिया यार, उसने भी इसराइल के खिलाफ वोट दे दिया था कि हाँ इसराइल पे कमीशन बनाएं, ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन की तहकीकात के हवाले से कमीशन बनाएं और इसको सबक सिखाएं। इससे इसराइल में सख्तातारी अभी तक कि ये हुआ क्या है, या आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। यानी फिलीपीन भी जैसे रोम के मशहूर हुक्मरान सीजर को जब अपने जिगरी दोस्त ब्रूटस ने खंजर मारा था बाकियों के साथ मिलके, आखिरी खंजर उसको अपने दोस्त ब्रूटस ने मारा था, तो फिर शौक हो के सीजर के आखिरी अल्फाज ये थे कि उसने ब्रूटस को देखकर, उसकी आंखों में देखकर कहा था कि ब्रूटस यू टू, यानी ब्रूटस क्या तुम भी मिले हुए मेरे दुश्मनों से। तो इसराइल ने भी कुछ यही रिएक्शन दिखाया है कि फिलीपीन यू टू। इसराइल की हुकूमत ने इस पर फिलीपीन के सफ़ीर को बुला के प्रोटेस्ट किया है कि आपने ये क्या कर दिया है दोस्त, आपने भी हमारे पीठ में खंजर घोंप दिया। वैसे असल में फ़िलिपीन जो है ये है अमरीकी इत्तेहादी अब भी, लेकिन वहाँ पर चीन का काफ़ी असर आया हुआ है, और माना यह जा रहा है कि फ़िलिपीन ने ये जो इसराइल के ख़िलाफ़ वोट दिया है इसमें चीन का बड़ा रोल रहा है, चीन ने इसमें काफ़ी असर डाला हुआ है। एनीवे जी, इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू की हुकूमत जाने के 95% चांसेस हैं, 5% चांस हैं कि उनकी हुकूमत बच सकती है, कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन 95% चांसेस हैं कि ही इज़ ऑलमोस्ट गॉन। और कुछ ही दिनों में आपको इसकी कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। मे बी 1-2 दिन के अंदर आपको ये न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनने को मिल जाए कि इनकी हुकूमत जा चुकी है।